Goal, nation's leading institute. हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल राजा, सीनियर फैकल्टी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। आज हम लोग नीट 2021 का सॉल्यूशन करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। जितने सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आज हम लोग नीट 2021 के सॉल्यूशन के लिए आज हम लोग इस लेक्चर में आए हैं। तो इस बार का जो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का अगर हम लोग पेपर देखें तो एवरेज पेपर था और इसमें मैक्सिमम बच्चों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस आई थिंक सॉल्व कर लिए होंगे। और क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल जो था वो एवरेज था। चलिए अब हम लोग इस वीडियो सॉल्यूशन में इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोड मैंने नहीं लिखा है इसलिए मैंने क्वेश्चंस भी आपको लिख दिया है, इसका ऑप्शन भी है। हर एक क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन साथ में लेके चलूंगा, ठीक है, जिससे कोड का कोई भी टेंशन ना हो। तो जैसे अगर ये जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर था उसका ये पहला क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री का। तो जैसे मोलर कंडक्टेंस हमें गिवन है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसको नॉट करके रिप्रेजेंट करो या इन्फिनिटी करके, ऑफ NaCl, ये हमें गिवन है 126.45 S इंटू Cm स्क्वायर मोल -1। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl, ये हमें गिवन है 426.16 S Cm स्क्वायर मोल -1। और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO Na, ये हमें गिवन है 91 S इंटू Cm स्क्वायर मोल -1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कंडक्शन वाला पार्ट है उस टाइम हम लोग करते हैं, जो कोलराइसिस लॉ से रिलेटेड है। और कोलराइसिस लॉ के अनुसार अगर हमें CH3COH का निकालना है मोलर कंडक्टेंस, इसको बेटा अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में रख दें तो अब सोचिए कि CH3COO जो है ये कौन कौन से आयंस देंगे। तो CH3COO CH3COO माइनस और Na+ दे सकता है। HCl जो है वो H+ और Cl- दे सकता है। तो अगर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इस दोनों को बेटा अगर ऐड कर दें तो हमारे पास CH3COO माइनस इसका और H इसका, तो CH3COOH बना लेगा जो हमें चाहिए, और साथ साथ NaCl भी बना लेगा। पर हमें ये NaCl एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसलिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसीलिए अगर हमें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH चाहिए तो ये इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, मतलब आप इसको लिख सकते हो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 आपका HCl है, HCl प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO Na, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, क्योंकि HCl से बेटा H+ और Cl- आ जाएगा, CH3CO Na से CH3CO- और Na+ आ जाएगा। तो अगर ये दोनों ऐड होगा तो CH3COO- और H+ प्लस Cl- और Na+, ये 4 आयंस आ जाएंगे, जिसमें कि हमें चाहिए केवल 2 आयंस, CH3CO- और H+ मिलकर CH3COH बना लेगा। इसलिए NaCl एक्स्ट्रा है, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। अब इसका बेटा वैल्यू पुट कर देंगे। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 426.16 प्लस 91 माइनस 126.45। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए 426 है, ये 126 है, अप्रॉक्स ये लगभग 300 के आसपास आ जाएगा, और ये 90 है तो मतलब 300, और ये 390 के आसपास आ जाएगा, मतलब 300 से थोड़ा कम ही आएगा। और फिर यहाँ 91 है, 90 मतलब 390 के आसपास आ जाएगा, 390.71।
S इंटू CM स्क्वायर मोल -1। तो इस हिसाब से देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा 2 हो गया। ये कोलोरासिस लॉ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्शन पार्ट से ये क्वेश्चन था। इसमें यूनिट को हमें देखना था और CH3COH का अगर हमें निकालना है तो आप यहां से भी देख सकते हो, NaCl को माइनस कर देंगे, HCl और CH3CONA को ऐड कर देंगे तो आराम से CH3COH आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन लगभग बच्चों ने इसको सॉल्व किया होगा और ये सब क्वेश्चंस हम लोग क्लासरूम वगैरह और टेस्ट वगैरह समय बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आपको पहले भी आए होंगे। चलिए, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपको सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से है और सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से टेंडल इफेक्ट के बारे में पूछा गया है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा कि जो बेसिक बुक है हमारे उसमें भी दिख जाएगा कि राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टेंडल इफेक्ट। तो टेंडल इफेक्ट हमेशा कोलाइडल सॉल्यूशन ही शो करता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन अगर शो करता है तो इसमें से कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन हो सकता है? तो NaCl, ग्लूकोज सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, तो ये सब जनरली ट्रू सॉल्यूशन के, जैसे ये हो गया नमक का सॉल्यूशन, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, यूरिया का सॉल्यूशन, जनरली ये ट्रू सॉल्यूशन के आसपास आते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन दिस इज द स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, ये सारे के सारे कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो स्टार्च सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी मैंने जो 2-3 क्वेश्चन लिखे, लगभग इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। जैसे ये तो सीधा आपको समझिए एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स हम लोग फॉर्मूला ही देखते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द राइट रिलेशनशिप बिटवीन द CP एंड द CB। तो CP यहाँ पे बेटा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और यहाँ पे CV हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम इन जनरल केस में देखें तो CP माइनस CV इज इक्वल टू NR। अगर 1 मोल के लिए दिया हुआ है तो N का वैल्यू 1 ही हो गया, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R। सीधा आंसर सेकंड। ये थर्ड क्वेश्चन था। इसका फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है ट्राइटियम। तो ये रेडियो एक्टिविटी में, काइनेटिक्स में थोड़ा सा पार्ट हम लोग रेडियो एक्टिविटी में जाते हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह हमें दिख जाता है और ये आपको एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल वगैरह दिख जाएगा। तो ट्राइटियम आपको रेडियो एक्टिव पार्ट है। तो ट्राइटियम को हम लोग लिख सकते हैं 1H3। तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। तो इसमें ये जो है, क्योंकि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है तो कुछ ना कुछ एनर्जी ये इमिट करेगा, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स इमिट करेगा। तो ये हमेशा बीटा पार्टिकल्स को इमिट करता है, ऑलवेज ये बीटा पार्टिकल्स इमिट करता है। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, तो ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब HCP। तो अगर हम इफेक्टिव नंबर की बात करें तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ HCP इज 6। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए बेटा 6 हो जाएगा। ये 6 होगा। हमें पता है, क्योंकि मैं टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल पे ही फोकस कर रहा हूं, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 into, अगर इसको हम लोग Z मान ले इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कभी भी होगा तो 2 into Z एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो जितना है इफेक्टिव नंबर उतना ही हो जाएगा। तो जिस हिसाब से पैकिंग होगा, अगर ये कि कोई भी पैकिंग होता, अगर HCP होता या FCC होता, FCC CCP एक ही है, तो जिस हिसाब से पैकिंग होता तो उस हिसाब से ये वॉइड्स आता। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो भी आपको पैकिंग होगा उसका हमेशा डबल होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो भी आपका पैकिंग होगा, तो जितना आपका वॉइड्स है, जितना आपका पैकिंग का इफेक्टिव नंबर आएगा उतना ही बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएगा। इसलिए अगर इस क्वेश्चंस का हम लोग आंसर देखें तो ये 2 into 6 हो जाएगा, मतलब 12, और ये भी आपको 6 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 12 and 6।
मतलब टेट्राहेड्रल बॉइड्स पहले लिखा गया है, ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स उसके बाद में है, ठीक है। इसलिए टेट्राहेड्रल बॉइड्स का 12 है और इसका 6 है, ठीक है। आई थिंक ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और आपने आंसर मैच कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है उसके 6 क्वेश्चन पे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ विच शोज ए ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अलग अलग टेम्परेचर्स पे क्या होगा। तो अगर हम 6 क्वेश्चन का यहां पे सॉल्यूशन करें, मैं एक बार में 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है। देखिए अगर हम आइडियल गैस, क्योंकि बॉयल्स लॉ आइडियल गैस को ही फॉलो करेगा, तो प्रेशर को बेटा P मान रहे हैं, वॉल्यूम को भी, फिर इसका यूनिट वगैरह भी था, ये बार में था, वॉल्यूम लीटर, ये सब लेके चलेंगे जो भी है। ऑप्शन में हमें गिवन है, हाँ प्रेशर बार में है, वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। इसलिए मैंने प्रेशर को P, वॉल्यूम को भी कर दिया, जिससे कि ज्यादा स्पेस पे हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। तो अगर हम प्रेशर को P, वॉल्यूम को भी, मोल्स को N, R तो खैर कांस्टेंट ही और T इज द टेम्परेचर, तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगा PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर PV इज इक्वल टू nRT को अगर हम लोग अप्लाई करें, ठीक, बॉयल्स लॉ पे, और तो P और V का हमें चाहिए, तो P को अगर हम y एक्सिस पर रख लें, V को x एक्सिस पर रखें, जैसा ऑप्शन में दिया गया है, ये nRT कांस्टेंट हो गया, nRT कांस्टेंट है, तो ये yx और कांस्टेंट को अगर हम k मान ले, तो ये हमारे पास जो ये इक्वेशन बना xy इज इक्वल टू k, जो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक इक्वेशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इक्वेशन होगा। और k जो है, ये जो कांस्टेंट हमने k माना, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर मोल्स को हम लोग कांस्टेंट लेके चले, क्योंकि टेम्परेचर को वेरी करवाया, अगर टेम्परेचर के साथ जो कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अगर कांस्टेंट ज्यादा होगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व में, तो जो हमें अलग अलग टेम्परेचर पे दिया गया है, जो अलग अलग टेम्परेचर पे हमें गिवन है, ठीक, तो कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, ऊपर वाला मतलब ग्राफ जो है उतना ज्यादा ऊपर शिफ्ट करता रहेगा, ऊपर शिफ्ट करता रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला, ये ग्राफ को अगर 1 मान ले, ये ग्राफ को 2 मान ले, और ये ग्राफ को अगर 3 मान ले, एक्स एक्सिस को थोड़ा और मैं नीचे कर देता हूं, 3 मान ले, तो टेम्परेचर जो है वो आपको फर्स्ट ग्राफ का ज्यादा होगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड ग्राफ। तो अगर इस हिसाब से ऑप्शन को देखें, अगर इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन देखें, चारों ऑप्शन में, तो किस केस में लग रहा है कि टेम्परेचर सबसे ऊपर वाला ग्राफ, क्योंकि जितना कांस्टेंट ज्यादा होगा ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, तो 1 और 4 है, इतना तो पक्का है कि ऑप्शन 1 और 4 में से कोई होगा। और 1 और 4 में से अगर ऑप्शन में कोई होगा, तो किस केस में ऊपर वाले ग्राफ का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये 600 केल्विन, 600 केल्विन पर ऊपर वाला ग्राफ दिया गया, उससे नीचे वाला ग्राफ 400 केल्विन पे, उससे नीचे वाला ग्राफ 200 केल्विन पे दिया गया। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, और इस लिहाज से अगर देखें तो हमारे पास आंसर जो है वो हो जाएगा 4, इसलिए 6 का आंसर होगा 4, ठीक है। चलिए तो इसको बेटा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्योंकि मुझे इसका सॉल्यूशन रब करना होगा, या इसका क्वेश्चन में रब कर देता हूं, इधर सॉल्यूशन हो जाएगा 7 का, स्पेस नहीं है। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। सेवन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस को देखें, हमें सबसे पहले गिवन क्या है,
हमें गिवन है पीकेबी ऑफ डाइमिथाइल एमाइन, ये हमें गिवन है 3.27, ठीक है, क्योंकि ये बेस है, एक बेस है, इसलिए इसका पीकेबी दिया हुआ है। पीकेए एसिटिक एसिड CH3COOH, ये आपको दिया गया है 4.77। एसिटिक एसिड आपको दिया गया है 4.77, पीकेबी ऑफ डाइमिथाइल एमाइन 3.27, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वीक, डाइमिथाइल एमाइन एक वीक बेस है। और हमें किसका बोल रहा है, हमें इस दोनों से जो मिलके सॉल्ट बना है, वीक एसिड वीक बेस से जो सॉल्ट बना है, उसका बेटा हमसे पीएच पूछ रहा है। मतलब डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट is salt of weak acid and weak base। ये वीक बेस है आपको, ये आपको वीक एसिड है, इस दोनों से मिलके ये सॉल्ट बना हुआ है। और जैसे ही इस दोनों से मिलकर सॉल्ट बना है तो इसका पीएच हो जाएगा pH इज इक्वल टू 7 प्लस pKa/2 माइनस pKb/2, क्योंकि दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसमें दोनों के दोनों पार्ट हाइड्रोलाइसिस में जाएंगे, ठीक है, इसमें दोनों के दोनों पार्ट हाइड्रोलाइसिस में जाएंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं बोथ द पार्ट cation and anion go for hydrolysis। दोनों के दोनों पार्ट हाइड्रोलाइसिस में जाएंगे, और दोनों के दोनों पार्ट जैसे ही हाइड्रोलाइसिस में जाएंगे तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 7 प्लस pKa/2 माइनस pKb/2। अब इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो 7, pKa का वैल्यू कितना गिवन है तो 4.77/2 माइनस pKb कितना गिवन है 3.27/2। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें बेटा, हाफ कॉमन ले लीजिए, 4.77 माइनस 3.27, तो एक अप्रॉक्स वैल्यू लेके चले तो ये आपको देखिए, ये अगर 4.7 है, ये 3.2 है, ठीक है, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, और ये 7 ऑलरेडी है, ठीक, तो 7.75, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये 4.77, 3.7 और बटा 2, तो वही 0.75 के आसपास हो गई है, और 0.75 और 7 जोड़ के 7.75 हो जाएगा। तो ये आपको वैल्यू आ जाएगा। इस हिसाब से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। तो ये आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन था सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में भी, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का मान लीजिए कटानिक हाइड्रोलाइसिस, अनानिक हाइड्रोलाइसिस, बोथ द आयंस गो फॉर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। और एक होता है कोई भी हाइड्रोलाइसिस में नहीं जाएगा। तो अनायनिक हाइड्रोलाइसिस हमेशा होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, जैसे एग्जांपल CH3COONA। कटायनिक हाइड्रोलाइसिस हमेशा होता है सॉल्ट ऑफ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे एग्जांपल NH4Cl। बोथ द आयंस गो फॉर हाइड्रोलाइसिस, जिसमें कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ, जो ये क्वेश्चन था। और उसके बाद एक जिसमें कि हाइड्रोलाइसिस में कोई भी पार्ट नहीं जाएगा, वो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होता, ठीक है। तो ये तीसरे पार्ट से था जिसमें कि दोनों के दोनों पार्ट हाइड्रोलाइसिस में जा रहे थे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे चलते हैं। ये आपको सॉल्यूशन चैप्टर से ओस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग सॉल्यूशन वेयर प्रिपेयर्ड by dissolving 10 gram of glucose
in 250 ml of water 10 gram of urea in 250 ml of water and 10 gram of sucrose in 250 ml of water. The right option for the decreasing order of osmotic pressure of these solution. ठीक, अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन करें तो ओस्मोटिक प्रेशर हम लोग पाई मान लेते हैं. पाई इज इक्वल टू CRT. ये बेसिकली इसका कंसेप्ट होता है जहां पे C जो है वो कंसंट्रेशन है इन मोल पर लीटर. R का जो जनरली हम लोग वैल्यू लेते हैं 0.0821. T जो है वो टेम्परेचर है इन केल्विन. केल्विन समझ में आ गया. K, ठीक है. और पाई जो है वो ओस्मोटिक प्रेशर है इन ATM. ओस्मोटिक प्रेशर है ATM में. तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, देखें तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर वगैरह नहीं दिया तो सबको हम लोग मान के चलेंगे सेम टेम्परेचर पे है, R भी कांस्टेंट है, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. और ये मोल पर लीटर में है. तो आप देखिएगा नीचे बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, मतलब वॉल्यूम होता है. आप यहां गौर से देखो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 250 ml वाटर में डाला गया. ये 10 ग्राम ऑफ को 250 ml वाटर में डाला गया. 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज को भी 250 ml वाटर में डाला गया. तो तीनों केस में जो वॉल्यूम है हम सेम लेके चलेंगे. ठीक है. तो इसका मतलब पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि C में मोल पर लीटर का मतलब हो गया कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो वॉल्यूम अगर हम लोग सारे केस में सेम लेंगे, क्योंकि अप्रॉक्स हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन ही मान के चलते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को अप्रॉक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान सकते हैं. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर लेके चले तो ओस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो अगर अब जो जो केसेस हमें दिया हुआ है बस उसका मोल्स निकाल लीजिए. तो अगर 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आपको हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल. तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मोल्स, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज 10 बाय 180 मतलब 1/18. ठीक है. तो ये हमारे पास पहला केस था. उसके बाद दूसरा केस, क्योंकि इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को P1 माना गया और 10 ग्राम ऑफ यूरिया, इसलिए उसको मैंने सेकंड केस मान लिया. तो 10 ग्राम ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर वेट 60. ठीक है. इसका मतलब मोल्स ऑफ यूरिया 10 है, तो 10/60 मतलब 1/6. उसी तरह अगर थर्ड सिचुएशन लेके चले, मैं यहां से लिख रहा हूं, स्पेस कम है. 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज मतलब मोल्स ऑफ C12H22O11 इज इक्वल टू गिवन मास बटा मोलर मास. बेटा मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास पर मोलर मास 10/342. मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/34.2. बस हो गया. तो जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हर एक केस में हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया. इसका मतलब यह है कि जिस केस में मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा, तो 1/18, 1/6 और 1/342, इस सब में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 1/6. तो सबसे बड़ा वैल्यू है 1/6.
तो इसका मतलब यह है कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर P2 है तो वो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद वैल्यू है 1/18, उसके बाद P1 होगा और सबसे लास्ट में P3 होगा। मतलब आंसर होना चाहिए फर्स्ट P2, P1, P3, ठीक है, क्योंकि 2 के थ्रू जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो P2 है, 1 के थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर P1 है और 3 के थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर P3 है। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, जिसका मोल्स ऑफ सॉल्यूट सबसे ज्यादा होगा, तो 2 केस में मोल्स ऑफ सॉल्यूट सबसे ज्यादा है, क्योंकि नीचे बेटा जितना कम होगा वो वैल्यू उतना बड़ा होता है। तो 1/6 में 6 सबसे छोटा है, यहाँ 18 है, वहां 34.2 है, तो इसका मतलब 6 सबसे छोटा है, मतलब ये 1/6 वैल्यू सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद 1/18 हो जाएगा, सबसे लास्ट में 1/34.2 हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। ये आपको सॉल्यूशन चैप्टर का ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन था, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए P2, P1, P3 हो जाएगा, क्योंकि 2 का मोल सबसे ज्यादा, उसके बाद 1 का मोल, उसके बाद 3 का मोल्स। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले तो ये केमिकल काइनेटिक्स का आपका क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग एनर्जी डायग्राम जो हम लोग पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अगर 9 क्वेश्चन को हम लोग देखें तो फॉर ए रिएक्शन A to B इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इतना। तो अगर 9 का मैं यहां पे सॉल्यूशन बनाऊं तो जो आपको रिएक्शन गिवन है इसका इंथैल्पी चेंज आपको -4.2, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज -4.2 किलोजूल पर मोल है। मतलब ये हो गया कि दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि डेल्टा H का वैल्यू माइनस में है, तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेफिनेटली बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो इस लिहाज से अगर इसका हम डायग्राम बनाए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, तो B जो है वो नीचे रहेगा, A ऊपर होगा, क्योंकि B का एनर्जी, B यहां पे प्रोडक्ट है, A यहां पे रिएक्टेंट है, तो मतलब कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ये A हो गया, ये आपको B हो गया, और ये जो डिफरेंस होता है ये आपको डेल्टा H हो गया, और ये जो एनर्जी है ये आपको एक्टिवेशन एनर्जी हो गया EA, ठीक है, ये आपको एक्टिवेशन एनर्जी जो वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट को जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, उसको बेटा हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। मैं यहां पर लिख देता हूं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो भी आप बोल लो, ठीक है। तो आई थिंक सब कुछ क्लियरली आपको दिख रहा है। तो अगर इस ग्राफ को हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक्सोथर्मिक ग्राफ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो कम होगी रिएक्टेंट की एनर्जी से, इसलिए B हमेशा नीचे होगा A से, पहला चीज। दूसरा, ये आपको एक्टिवेशन एनर्जी है, रिएक्टेंट से जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग दिए रिएक्शन को प्रोसीड होने में, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है, ये जहां पे मैं ओनली रख रहा हूं, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस पॉइंट के बाद जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको शुरू हो जाएगा, रिएक्टेंट यहीं पे खत्म हो जाएगा।
रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। अब खत्म तो नहीं बोल सकते हो, रिएक्टेंट जो भी इफेक्टिवली प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन उसका इस पॉइंट के बाद शुरू हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो मैंने वहां पे लिख दिया। और ये जो डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस जो है, इसको हम लोग डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाला जो है, ये आपको यहां तक का जो एनर्जी है, ये आपको एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, EA। ठीक है, तो अगर इस लिहाज से हम लोग देखें, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी, तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये आंसर सेकंड होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इस केस में बी का एनर्जी ज्यादा है, इस केस में ए और बी दोनों का एनर्जी लगभग एक जैसा है, इस केस में भी बी का एनर्जी ज्यादा है, इसमें बी का एनर्जी। और ये देखिए, ये जो डिफरेंस है, ये सीधा लाइन जाएगा, ये जो डिफरेंस है, दिस इज द डेल्टा एच, और ये आपको गिवन है 4.2, मैंने क्वांटिटी लिखा, ठीक है। और ये वाला एनर्जी जो है, ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी, नाइन 9.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, TS, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन 2 हो गया। सारा कुछ इसमें मैच कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी भी कम है, और सारा मैंने आपको दिखा भी दिया। इन्होंने मतलब न्यूमेरिकली आपसे नहीं पूछा, कंसेप्चुअली पूछा कि कौन सा इस चीज को, इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए आंसर शुड बी 2। ये सेकंड वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं रब करूंगा और फिर उस क्वेश्चन को आपको 10 नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2 क्वेश्चन लेके चलो। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आंसर मैच कर लिए होंगे। तो मैं अब क्वेश्चंस को इधर रब कर दूंगा, तो फिर वो 10 नंबर क्वेश्चन भी इधर सॉल्व हो जाएगा। चलिए, मैं रब कर रहा हूं। देखिए, 10 नंबर का अगर हम लोग आंसर देखें, तो इस टाइप का क्वेश्चंस काफी बार पहले आ चुका है। ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना, तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, ये आपको गिवन है 138 किलो हर्ट्ज। तो इसको अगर हम लोग हर्ट्ज में बदले तो 10⁻³ ये HZ हो गया, ठीक है। और हमें बोल रहा है फ्रीक्वेंसी इतना दिया था, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज, तो बेटा वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ, लैम्डा यहां पे वेवलेंथ है, C स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू हो गया C/फ्रीक्वेंसी, मतलब 3 × 10⁸ बटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, 1368 गुने 10⁻³। तो वेवलेंथ अगर हम लोग निकालेंगे तो 3 × 10⁸ माइनस 3 ऊपर कर देंगे, ये 1368, तो 3 × 10⁵ बटा 1368। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 29.28 के आसपास आता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन 29.3 के आसपास
अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि राउंड ऑफ कर देंगे हम लोग, राउंड ऑफ ही आंसर दिया हुआ है, 1 डिजिट तक दिया हुआ है। अगर इसका 1 डिजिट लेंगे तो 29.3 ही होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि 8 है, ये 5 से ज्यादा है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए देखें, राउंड करें, राउंड ऑफ, तो 219.3 ये आपको आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन चले, जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, द राइट ऑप्शन फॉर द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो 11 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग चले, तो अगर हम चार्ट वाइज देखें तो परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास कार्बन का, हाइड्रोजन का, परसेंटेज बाय मास कार्बन और हाइड्रोजन का, ये हमें गिवन है। अच्छा यहां पे एलिमेंट में लिख देता हूं, और यहां पे परसेंटेज बाय मास, इसका अगर 78% है तो इसका हो जाएगा 100 माइनस 78 मतलब 22, और इधर फिर हम लोग ले लें एटॉमिक मास, तो कार्बन का 12, इसका 1। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज बाय मास अपॉन एटॉमिक मास का हम लोग रेशियो लेते हैं। इधर स्पेस नहीं था इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, इसका रेशियो लेंगे तो 78/12 जो लगभग 6.5 के आसपास आ जाएगा, और ये 22/1 मतलब जो 22 के आसपास आएगा, आसपास के पूरा ही आएगा। तो अगर इसका मिनिमम मोलर रेशियो अगर हम लोग कंसीडर करें, मिनिमम मोलर रेशियो इंटीग्रल फॉर्म में, ठीक है, इसके बाद हम लोग ये वाला पार्ट वहां पे जुड़ेगा, स्पेस नहीं था इसलिए मैं नीचे लिखा। तो अगर इसको इंटीग्रल फॉर्म में बदले तो हम लोग मिनिमम पार्ट से जनरली डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपको 1 आ जाएगा, और ये देखिए इसका कैलकुलेशन हमें 3.38 आएगा, जो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 3 ले सकते हैं, क्योंकि इसको मेरे ख्याल से ये 4 लेके चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में CH3 भी, अगर इंटीग्रल मोलर रेशियो ले तो ये कार्बन वाला 1 हो गया, H हो गया, तो इंपेरिकल फॉर्मूला CH3 हो गया। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला CH3। अब अगर यहीं पे थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी पार्ट है, थोड़ा सा हम लोग देखें, अगर इसको अप्रोक्सीमेटली अगर 4 लेके चले, जो कि मुश्किल है, 4 क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि 3.38 है, 4 का राउंड ऑफ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 5 के बाद होता तब ना उसको राउंड ऑफ करते हैं। तो 3.38 पॉइंट के बाद 5 से छोटा है, इसलिए आई थिंक 3 ही लेना चाहिए। मेरे ख्याल से 3rd ही आंसर होना चाहिए। दिस द आंसर इज 3rd। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपको स्टोइचियोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन है, स्टोइचियोमेट्री फर्स्ट चैप्टर, स्टोइचियोमेट्री बोल दो, मूल कंसेप्ट बोल दो, जिसमें इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अब हम लोग उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, आई थिंक आपने चेक कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं, क्योंकि हमें इंटीग्रल मोलर रेशियो हमें चाहिए हमेशा, इसलिए अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे, और अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे तो फिर उस हिसाब से CH3 होना चाहिए, ये 3rd ऑप्शन। चलिए इधर उधर रब कर देता हूं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, खैर ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें वकायदा इसका पूरा चार्ट बना हुआ रहता है ब्रेविस लैटिस का पूरा का पूरा।
ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस यूनिट सेल इज। तो अगर आप सारे केस को आप ध्यान से देखिएगा तो बॉडी सेंटर्ड केवल और केवल आपको क्यूबिक में मिलेगा। वकायदा इसका चार्ट एनसीईआरटी से लेकर हर एक जगह आपको दिख जाएगा, सब में इसको ये चार्ट आपको मिल जाएंगे। तो आपको अगर देखिएगा 3 केसेस में ही बॉडी सेंटर्ड आपको दिखेंगे, वो आपको क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। तो क्यूबिक के केस में आपको बॉडी सेंटर्ड मिलेगा, टेट्रागोनल के केस में मिलेगा, ऑर्थोरोम्बिक के केस में मिलेगा। तो इसलिए अगर बॉडी सेंटर्ड अगर कंसीडर करें किस केस में अवेलेबल होगा 14 ब्रेविस लैटिस में, तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा 3, जो हमारे पास 4th ऑप्शन है। ठीक है, 3 केसेस हो जाएंगे, मतलब 3 केसेस ब्रेविस लैटिस, मतलब 3 केसेस में आपको इसमें लिखना क्या, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं 3 केसेस में होंगे बॉडी सेंटर्ड, एक क्यूबिक के केस में, दूसरा टेट्रागोनल के केस में और तीसरा ऑर्थोरोम्बिक के केस में। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इसी 3 केस में बेटा बॉडी सेंटर्ड अवेलेबल होंगे। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन मतलब 3। चलिए इसको आप चेक कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन एटीएम इन ए मिक्सचर ऑफ 14 ग्राम ऑफ O2 4 ग्राम ऑफ O2 प्लस 2 ग्राम ऑफ H2 confined in a total pressure of 1 liter at 0 डिग्री। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, तो इसका मतलब H2 और O2 बेटा रिएक्शन नहीं करेंगे, और H2 O2 अगर रिएक्शन नहीं करेंगे तो ये दोनों ही आपको गैसियस फेज में रहेंगे। तो अगर दोनों ही गैसियस फेज में रहेंगे तो अगर हम लोग मोल्स निकाल लें तो मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू गिवन मास 4 ग्राम है, और O2 का बेटा मोलर मास 32 ग्राम पर मोल आ गया, इसका मोलर मास 2 ग्राम पर मोल आ गया। तो मोल्स ऑफ O2 अगर हम लोग देखें तो गिवन मास 4 ग्राम बटा मोलर मास 32, मतलब ये आपको 1/8 आ गया, और 1/8 को अगर बेटा हम लोग सॉल्व करें तो 0.125, हाँ 0.125। उसी तरह अगर हम लोग मोल्स ऑफ H2 निकाले तो ये आपको हो जाएगा गिवन मास 2 ग्राम बटा मोलर मास 2, तो 2/2 मतलब 1 मोल। ठीक है, 0.125 मोल, ये 1 मोल। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि टोटल मोल्स ऑफ गैस ये आपको हो जाएगा 0.125 प्लस 1, ये आपको हो गया 1.125 मोल। ये आपको टोटल मोल्स आ गया। और जैसे ही बेटा हमने टोटल मोल्स ऑफ द गैस निकाल लिया, जिसको हम लोग N से रिप्रेजेंट कर देते हैं, N मान लेते हैं इसको। अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो PV इज इक्वल टू nRT। बेटा P को हमने यहां पे प्रेशर माना है, V को वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, N को मोल्स ऑफ द गैस, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। तो अगर हम लोग P निकाले तो P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। तो प्रेशर ऑफ द गैस, टोटल प्रेशर हमें निकालना है, तो टोटल प्रेशर के लिए हमें टोटल वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो टोटल प्रेशर को हमने P माना है, टोटल वॉल्यूम को V माना है, टोटल मोल्स को मैंने N माना है, R तो खैर कांस्टेंट ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। सारा अगर वैल्यू रखें तो टोटल मोल्स हो गया आपको 1.125। ठीक, इनटू R का वैल्यू हो गया 0.0821
T हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, तो हमें टेम्परेचर कितना दिया है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, बट वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1 लीटर। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 25.18 ATM में हमें चाहिए। तब हमने R का वैल्यू 0.0821 यूज किया। तो दिस इज द सिंपल PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन से ये क्वेश्चन है, जिसका अगर आप उसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो 25.18 ATM आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें टोटल मोल्स हमने निकाल लिया गैस का, हमें टेम्परेचर गिवन है, ये देखिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो इसलिए 0 प्लस 273 मतलब 273 हो गया। वॉल्यूम 1 लीटर, ये देखिए टोटल वॉल्यूम 1 लीटर मतलब V इज इक्वल टू 1 लीटर, ये हमने निकाल लिया। टोटल मोल्स निकाल लिया, बस इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो ये P का वैल्यू 25.18 आ गया। चलिए, ये था हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए या चेक कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा, मतलब चेक कर लिया होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया यहां पे, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इरिवर्सिबल, हाँ, तो ये हमारे पास ऑप्शन हो गया थर्ड 25.18 13 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, मेरे पास जो क्वेश्चन है। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, इसको मैं रब कर देता हूं इधर। चलिए, अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, तो अगर आइसोथर्मल कंडीशन है फॉर आइडियल गैस, तो इसका मतलब हो गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट T यहां पे कांस्टेंट होगा, और आइडियल गैस अगर है तो इंटरनल एनर्जी चेंज इज 0। इंटरनल एनर्जी चेंज इज 0, डेफिनेटली होगा ही होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है और खास करके आइडियल गैस है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी चेंज आपको 0 होगा। और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो डेल्टा एस टोटल ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा एस टोटल जो होगा उसका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए डेल्टा एस टोटल तो जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब डेल्टा एस टोटल हमेशा पॉजिटिव होगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, मतलब डेल्टा एस टोटल 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर पूछा नहीं है, सिर्फ 0 नॉन 0 पूछा है, तो इस हिसाब से देखें तो इसका भी आंसर 3 होना चाहिए। तो 14 का भी आंसर आपको 3 होना चाहिए, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और साथ साथ जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो आपको आइडियल गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेफिनेटली 0 होगा। और दूसरा जो एंट्रोपी चेंज है, वो एंट्रोपी चेंज इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस टोटल ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इसलिए ये हमेशा नॉन 0 के बराबर होगा। दिस इज द 14 नंबर क्वेश्चन।
चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक कर लीजिए अपने आंसर को। देखिए अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अब 15 नंबर क्वेश्चन पे, जो फिजिकल केमिस्ट्री का 15 नंबर क्वेश्चन है, जो अलग अलग कोड में आपको अलग अलग नंबर में मिलेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं। तो मोलर कंडक्टिविटी, तो 15 का मैं सॉल्यूशन इधर कर रहा हूं। तो ये भी क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है और ये कंडक्शन वाले पार्ट से है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 m एसिटिक एसिड, मतलब कंसंट्रेशन आपको दे रखा है 0.007 m। ठीक है, एक बार मैं डाटा चेक कर लेता हूं। 0.007, हाँ ठीक है, डबल जीरो है, ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं 20, क्योंकि यूनिट से भी पता चल रहा है, S इंटू CM² मोल -1। What is the dissociation constant of acetic acid? Choose the correct option। तो अब देखिए ये मोलर कंडक्टिविटी हमें दिया हुआ है, तो मोलर कंडक्टिविटी यहां मैं लिख देता हूं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड का बेटा फॉर्मूला होगा CH3COOH। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH हमें दिया हुआ 20 S इंटू CM² पर मोल, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड हमें नहीं दिया हुआ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO-। इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि H प्लस और CH3COO- का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH, ये आपको आ जाएगा 350 प्लस 50, मतलब 400। ठीक, तो अब हमें मोलर कंडक्टिविटी ऑलरेडी गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमने निकाल लिया। तो जैसे ही मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर हमने निकाल लिया, तो अब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आराम से निकल जाएगा। तो अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालें, अल्फा अगर हम मान लें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कि आप एसिटिक एसिड का अगर 1 मोल लीजिएगा, 1 मोल, तो 1 मोल में जितना पार्ट उसका टूट जाता है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो अल्फा हो गया। और अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बटा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब हो गया 20/400, मतलब 1/20, मतलब 0.05। अब मुझे क्वेश्चंस को रब करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है। तो हमारे पास आ गया अल्फा, आ गया मतलब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया 0.05, और हमने सारा कुछ जो भी डाटा था वो हमने इधर लिख लिया। अब हमें डाटा की जरूरत है नहीं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा ऑफ एसिटिक एसिड, बस हमें Ka निकाल लेना है। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं क्वेश्चन वाले पार्ट को। चलिए, ये ऑप्शन मैंने रहने दिया क्योंकि ऑप्शन फिर हमें मैच करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन है। तो अगर CH3COOH को अगर हम लोग देखें तो ये ऐसे टूटेगा वाटर के प्रेजेंस में, CH3COO- प्लस H3O प्लस, इसका कंसंट्रेशन अगर C होगा तो ये C माइनस C अल्फा, तो ये आपको C अल्फा C अल्फा, मतलब इसके आयनाइजेशन कांस्टेंट को अगर हम Ka मान ले, क्योंकि CH3COOH एक वीक एसिड है, तो C अल्फा गुने C अल्फा बटा C माइनस C अल्फा, मतलब C² अल्फा स्क्वायर बटा C इंटू 1 माइनस अल्फा। ये C पार्ट खत्म। तो ये हमारे पास एक पार्ट आ गया। अब इसमें आप अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए, C का वैल्यू पुट कर दीजिए, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। तो C हमारे पास आ गया, C कितना दिया हुआ था? तो 0.007
इंटू अल्फा कितना आया हमारे पास 0.005 का स्क्वायर बटा 1 माइनस 0.05, तो अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास ले सकते हैं। के हिसाब से देखेंगे हम लोग, तो ये आपको आ गया 7 इंटू 10 पर पावर माइनस 3 इंटू ये आपको आ गया 25 गुने 10 पर पावर माइनस 4 बटा 0.95, तो ये आपको हो गया, थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो 175 इंटू 10 पर पावर माइनस 7 बटा 0.95, ठीक है। तो दो अगर इधर ले ले तो 1.75 इंटू 10 पर पावर माइनस 5 अप्रोक्सीमेटली आ गया, क्योंकि यही ऑप्शन में हमारे पास, इसको 1 ले लेंगे तो 1.75 10 पर पावर माइनस 5, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। तो ये भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंडक्शन पार्ट से क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाले, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, जो आपको मोलर कंडक्टिविटी बटा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहां से अल्फा निकला, और फिर हमने ये आयनिक के पार्ट इसको यहां पे अटैच कर दिया, जो वीक एसिड है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट आपसे पूछ लिया, तो CH3COOH टूट के CH3COO माइनस और H प्लस दे दिया, और Ka इज इक्वल टू हम जानते हैं C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, जिसमें हमने वैल्यू पुट किया तो 1.75 इंटू 10 पावर माइनस 5 वैल्यू आ गया अप्रॉक्स। नियरेस्ट आंसर हमारे पास वही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो इसको चेक कर लीजिए, फिर इसको मैं रब करूंगा, तो फिर क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताऊंगा, ये भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलिए लिख लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूं इधर से। चलिए ऑप्शन को भी मैं रब कर देता हूं। चलिए अब हम लोग आते हैं बेटा 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 16 नंबर को मैं इधर से सॉल्व करता हूं, ठीक है, इधर से सॉल्व करता हूं, सॉल्यूशन वाला पार्ट में इधर लिखता हूं, फिर जो बचेगा उधर लिख दूंगा। स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हमें स्लोप दिया हुआ है, तो पहले तो हमें स्लोप देखना पड़ेगा। तो अगर रेट कांस्टेंट को बेटा हम लोग k मान लें, तो k इज इक्वल टू a इंटू ई पर पावर माइनस ई ए बाय आर टी, जहां पे k रेट कांस्टेंट है, a आर्हेनियस कांस्टेंट है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, r कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है केल्विन में। तो अगर दोनों साइड हम लोग लॉग लगा दें, तो ln a इंटू ई पर पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक, ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln ई पर पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। इसमें आई थिंक मैंने किसका ग्राफ था वो नहीं लिखा। अच्छा, प्लॉट जहां पे है ना, यहां पे बेसिकली हमें गिवन है, ये पूरा क्वेश्चन लिख दूं, ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ, तब ना हमें पता चलेगा किसका स्लोप चाहिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ln k इज इक्वल टू ln a और ln e पर पावर माइनस ई ए बाय टी, तो उधर ln k इज इक्वल टू ln a और ये ln e, क्योंकि ln में ऑलरेडी बेस e ही होता है और e भी हमें हेड में दिया हुआ है, तो ये 1 पार्ट हो जाएगा, तो मतलब माइनस ई ए बाय आर टी, जो पावर में होगा केवल वही हो जाएगा। तो अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन हो गया, इसलिए मैंने इधर लिखा।
अब इसको देखिए हम लोग यहां पे अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन ये है कि ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाय RT, तो माइनस EA बाय RT को मैं इधर लिखता हूं प्लस ln a, ये आपको y है, और EA बाय RT को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/t यहां पे कर देता हूं, और ये प्लस ln a, तो ये वाला पार्ट आपका m है, ये वाला पार्ट आपका x है, और ये वाला पार्ट आपका c है, ये माइनस mx, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c के फॉर्म में आ गया। और ये जो स्लोप है माइनस m, ये हमें दिया हुआ है, m इज द स्लोप, ये आपको दिया हुआ है माइनस EA बटा R, और ये आपको दिया हुआ है -5 इंटू 10⁻³ और जैसे ये वैल्यू दिया हुआ है तो ये माइनस माइनस आपको प्लस हो गया। ठीक है, मैं रहने देता हूं, डायरेक्ट जो सॉल्यूशन है उसमें लिख देता हूं। तो माइनस बेटा कट गया, तो माइनस अगर कट गया तो ये R इधर चला गया, तो R इंटू 5 इंटू 10⁻³ और R का वैल्यू हम लोग ले लें तो 8.314 इंटू 5 इंटू 10⁻³ और ये लगभग आपको 41.5 के आसपास आएगा। अगर ऑप्शन देखे तो 40, और तो कोई है ही नहीं, ये आपको जूल में आएगा, तो मतलब 41.5 इंटू 10⁻³ जूल, मतलब 41.5 किलो जूल, 41.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो 41.5 किलो जूल पर मोल, तो ये हमारे पास ऑप्शन हो गया 1। ठीक है, चलिए इसको बेटा चेक कर लीजिए आप। ये फर्स्ट ऑप्शन है 41.5 किलो जूल पर मोल। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है केमिकल काइनेटिक्स के, तो केमिकल काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन था और एक ग्राफ वाला क्वेश्चन था। कंडक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आपके 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा जो सॉल्यूशन चैप्टर से हमारा आया है। देखिए करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन 2 ऑक्टेन। तो बेंजीन हम लोग मान लेते हैं C6H6, जिसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब A इसको मान लेते हैं, तो लिखना आसान हो जाएगा A और B के टर्म में। और ऑक्टेन, ऑक्टेन C8H18, इसको हम लोग B मान लेते हैं। ऑक्टेन ये आपको हो जाएगा बेंजीन, तो दोनों का ये प्योर फॉर्म है। ठीक, और दोनों का हमें प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दिया हुआ है, PA0A है, इसलिए प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर PA0 हम लोग मान लेते हैं। तो वेपर प्रेशर बेंजीन 280 mm दिया हुआ है, और इसको B हमने माना है, तो PB0 हमें 420 mm दिया हुआ ऑफ Hg, ये भी ऑफ Hg, और Na और Nb को हम लोग मोल्स ऑफ बेंजीन बटा मोल्स ऑफ ऑक्टेन मान लेते हैं, जो आपको गिवन है 3:2। तो अगर टोटल वेपर प्रेशर हमें निकालना है, जिसको हम लोग PT से रिप्रेजेंट करेंगे, तो रॉल्ट्स लॉ के अनुसार PT इज इक्वल टू PA0 इंटू XA। XA यहां पे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ A है, और PB0 XB, तो XA यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A है, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B है, तो PA0 हो जाएगा 280 इंटू मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल्स ऑफ A बटा टोटल मोल्स,
उसी तरह पीवी नॉट को अगर हम लोग देखेंगे तो 420 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन NB बटा Na प्लस NB, ठीक है। तो सारा डाटा हमने उधर लिख दिया, इसलिए मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं। तो टेम्परेचर हमें एक दिया हुआ है फिक्स टेम्परेचर, उसके में जरूरत नहीं है, 45 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है। तो अगर हम सारा वैल्यू रखें तो PA नॉट, तो ये वैल्यू हमने रख दिया था 2 इंटू Na, तो Na अपॉन NB 3:2 है। तो अगर Na, क्योंकि हमें सिर्फ रेशियो ही निकालना है, तो Na को अगर हम 3 मान ले, NB को 2 मान ले, या 3K मान ले या 2K मान ले, तो ये आपको K तो कट ही 3/3 प्लस 2 प्लस 420। जब भी कोई रेशियो दिया तो आप कोई कांस्टेंट मान लो। Na अपॉन NB 3:2 है, तो Na को हम 3K मान लेते हैं, NB को 2K मान लेते हैं। तो Na अपॉन Na प्लस NB, तो ये 3K नीचे 3K प्लस 2K तो कट ही जाएगा, और NB हो गया 2/2 प्लस 3 या 3 प्लस 2। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें 80 इंटू 3/5, और ये आपको हो जाएगा 420 इंटू 2/5। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये भी आपका 168 आ जाएगा, ये भी आपका 168 आ जाएगा, जो 336 के पास में आ जाएगा। और इस हिसाब से देखेंगे तो आंसर हमारा 3rd हो जाना चाहिए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, एक और 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी करते हैं और आपने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग, इसलिए मैं उसको बोल देता हूं, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब हो गया सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है O2 माइनस और F माइनस। तो O2 माइनस के पास, O के ऊपर में 2 माइनस है, तो ऑक्सीजन के पास जो उसका एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, तो 8 के पास 2 माइनस और दे दीजिएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन, F माइनस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑप्शन है Na प्लस Mg2 प्लस, Na प्लस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, Mg2 प्लस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। Mn2 प्लस Fe3 प्लस, थर्ड ऑप्शन। तो Mn2 प्लस Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, अगर 2 प्लस आएगा तो 23 हो जाएगा, और Fe के पास अगर देखेंगे तो 26 होता है, 3 प्लस आ जाएगा तो 23 हो जाएगा। तो दोनों के पास सेम है। तो फोर्थ ऑप्शन Fe2 प्लस Mn2 प्लस, तो Fe2 प्लस, Fe के पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्लस आप दीजिएगा तो 24 हो जाएगा, और Mn के पास 25 होते हैं, उसमें 2 प्लस हटाइएगा तो 23 हो जाएगा। तो 24 और 23 अलग अलग है, इसलिए इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, Fe2 प्लस एंड Mn2 प्लस, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो फिजिकल में आपको टोटल 18 क्वेश्चंस आए थे, जो मैंने आपको सारे के सारे डिस्कस कर दिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक मतलब खास करके इनऑर्गेनिक में कुछ कॉमन आपको मिल सकते हैं, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला या रेडियो एक्टिविटी वाला, क्योंकि वो हाइड्रोजन चैप्टर से भी रिलेट हो सकता है। तो जो हम लोग यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में भी इसको हम लोग इस पार्ट को लेके चलते हैं, इस पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, इसलिए टोटल फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास 18 क्वेश्चन आए थे, और सब एवरेज क्वेश्चन थे। आई थिंक आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें, मैक्सिमम के सारे क्वेश्चन ही आपने सॉल्व किए होंगे। चलिए, थैंक यू।